राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती भी हो गए थे। मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जिस योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा था, उसके लिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी खतरा बन गई है। ऐसे में योगी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस शाह की जो जंग है, बीजेपी के अंदर जो कोल्ड वॉर है, उसमें अब फैसला होकर ही रहेगा? साहब मौजूदा समय में डिप्टी सीएम, और ये अपने नाम के आगे से डिप्टी हटा करके मुख्यमंत्री यानी सीएम बनना चाहते हैं। दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, लेकिन इसका असर लखनऊ तक देखने को मिला। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। वो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सत्ता पर जो भी आसीन होता है वो एक ना एक दिन सत्ता से बाहर जरूर होता है, और अमूमन यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किलों से भरे हुए होने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस शाह की जो जंग है, बीजेपी के अंदर जो कोल्ड वॉर है, उसमें अब फैसला होकर ही रहेगा, डिसीजन होकर ही रहेगा? और क्या फैसले की घड़ी अब बेहद नजदीक आ गई है, और यह फैसला अब होने ही वाला है कि देश की राजनीतिक सत्ता में आखिर कौन सबसे भारी है, मोदी, शाह या योगी आदित्यनाथ? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि चाणक्य बनाम योगी, ये जो कोल्ड वॉर है वो अब जग जाहिर हो चुकी है, और दिन ब दिन ये घमासान भारी होता हुआ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस पूरी वीडियो में योगी के उस राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करेंगे कि जनसंख्या और लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के पद के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जब बने, तब से अब तक की राजनीतिक स्थिति क्या कुछ रही है, और राजनीतिक परिदृश्य की बात भी करते हुए नजर आएंगे कि 7 साल सत्ता चलाने के बाद अब बगावत के सुर क्यों नजर आ रही हैं। जिस योगी के नाम पर ये बातें हो रही थी कि देश के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक ये बात होती थी कि अभी चाय वाला देश संभाल रहा है, बाद में गाय वाला देश संभालेगा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जिस योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा था, उसके लिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी खतरा बन गई है? और क्या योगी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? आज की इस वीडियो में हर उस राजनीतिक दांवपेच और सत्ता में आसीन सपनों को, किसके सपने टूटे हैं, किसके बने हैं, उसको लेकर बात करेंगे। और योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अब खुद की पार्टी के नेता जीत के नायक नहीं बल्कि खलनायक के तौर पर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने आसपास लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह बात है 17 मार्च 2017 की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के 6 दिन बाद तक इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी कि आखिर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। टीवी चैनलों में इस बात को लेकर कयासों के बाजार गर्म थे कि टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। दोनों ही देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर थे। लेकिन दिल्ली से अचानक गोरखपुर लौटे योगी आदित्यनाथ के मोबाइल पर उसी वक्त फोन की घंटी बजती है। दूसरे छोर पर थे पार्टी के उस वक्त के केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह। उन्होंने उस दौरान योगी आदित्यनाथ से पूछा कि इस वक्त आप कहां पर हैं। उस वक्त योगी आदित्यनाथ का जवाब था कि मैं गोरखपुर में हूं। अमित शाह ने कहा कि आप तुरंत दिल्ली आइए। योगी ने तुरंत यह कहकर अपनी असमर्थता जता दी कि इस वक्त दिल्ली के लिए ना ही कोई ट्रेन है और ना ही कोई फ्लाइट। अमित शाह ने तुरंत कहा कि मैं कल सुबह तड़के आपके लिए एक विमान भेज रहा हूं।
और सुबह तड़के ही जब योगी आदित्यनाथ का विमान दिल्ली में लैंड करता है, दिल्ली पहुंचता है, तो उन्हें अमित शाह के आवास पर ना ले जाकर उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर ले जाया गया। वहीं अमित शाह उनसे मिलने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने औपचारिक तौर से योगी आदित्यनाथ को बताया कि आपको लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम पद की जिम्मेदारी संभालनी है। आपको बता दें कि साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कोई प्रोजेक्टेड उम्मीदवार सीएम पद के लिए नहीं था, लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पर कहें तो केवल 5 नामों को लेकर विचार अंदर खाने में चल रहा था। पहला नाम था मनोज सिन्हा का, दूसरा नाम था केशव प्रसाद मौर्य का, जो कि पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, तो वहीं तीसरा नाम था लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, चौथा नाम था योगी आदित्यनाथ का, तो वहीं पांचवा नाम था दिनेश शर्मा का। लेकिन इन सभी के परे एक बात और है जो बीजेपी को लेकर की जाती रही है। बीजेपी की छवि एक ऐसी पार्टी के तौर पर है जो ब्राह्मण और बनिया पार्टी होने का टैग अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद से देश में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक धुरी को काफी मजबूत करते हुए इस चीज को एक्सटेंड किया था, और उसी के आधार पर, या यूं कहें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, केशव प्रसाद मौर्य का दावा मुख्यमंत्री के पद पर और बनता था। लेकिन कई समीकरणों को देखते हुए, जैसे हिंदुत्व का एजेंडा हो, राष्ट्रवादी सोच की भावना हो, सभी को जब सोचा और परखा गया, तराजू में तोला गया, तो योगी आदित्यनाथ का पलड़ा ज्यादा भारी लगा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के प्रबल कैंडिडेट बनकर उभरे और हार्डकोर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ की छवि बेहतर बनी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बाबा के तौर पर भी थे और वो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हुए भी लगातार अपनी जनसभाओं में आते रहते थे। योगी जिस पीठ से आते थे वो मर्द शुरू से ही हिंदुत्व को लेकर प्रबल और प्रखर रहा है। अयोध्या आंदोलन में भी गोरखनाथ पीठ का अभिन्न योगदान रहा था। साथ ही आरएसएस की पहली पसंद भी योगी आदित्यनाथ होते थे। तो हिंदुत्व और राष्ट्रवादी बातों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ सीएम पद के प्रबल उम्मीदवार बने और वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसलिए इस दौरान मनोज सिन्हा का नाम भी काफी सुर्खियों में रहा। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को जब ये लगा कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उनको इससे काफी सेटबैक भी लगा और वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती भी हो गए थे। हालांकि इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने योगी का नाम आगे करने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी के लिए योगी का नाम सामने आना, पचा पाना थोड़ा असहज था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का एक ही नारा था, वो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय को केसरिया रंग में रंगवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश भी पारित करवा दिया, जिसके तहत हर अंतर धार्मिक विवाह और धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना जरूरी हो गया। इस अध्यादेश में यह बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को छिपाकर ताकत, जोर जबरदस्ती या लालच से किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ धर्मांतरण के लिए किया गया विवाह या विवाह के लिए किया गया धर्मांतरण अवैध होगा। इस दौरान बिजनौर में दिए भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि अब कोई जोधाबाई अब अकबर के साथ नहीं जाएगी। योगी सरकार ने इसके साथ ही एक और नया प्रयोग किया। सीएए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान के लिए उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जिन्होंने इसमें भाग लिया था। एक शोध के अनुसार मार्च 2019 में लखनऊ पुलिस ने 57 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शर्मसार करने के लिए उनके नाम, तस्वीरें और पते को सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स पर चस्पा करवाना भी शुरू कर दिया। योगी सरकार के इन कामों ने योगी को आरएसएस की आंखों का
तारा बना दिया। 16 अक्टूबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, जिसके 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या करने के दौरान काफी कुछ गहमा-गहमी हुई, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि केंद्र ने उन्हें हटाने का करीब करीब मन बना लिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे रोकने में पूरी तरह से सफल साबित हुए, कामयाब हो गए। इसके पीछे का कारण भी आपको स्पष्ट किए देता हूं। केंद्र ने जब पूरा मन बना लिया था कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर किया जाए, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, लेकिन राम मंदिर, सीएए, एनआरसी, हिंदूवादी बयान, हिंदूवादी सोच से प्रदेश में ऐसी बयार चली थी कि योगी आदित्यनाथ की छवि, पॉपुलैरिटी पार्टी लाइन से ऊपर जा चुकी थी और दूसरे प्रदेशों से भी उनके लिए लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका अदा करने के लिए मांग की जा रही थी। तो ऐसे में केंद्रीय दल ने सोचा कि भाई चुनाव का माहौल है और योगी ने पूरा माहौल और मसौदा अपने पक्ष में तैनात कर रखा था और अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसी वजह से साल 2022 के चुनावों में बीजेपी ने योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और इतिहास रचते हुए योगी दूसरी बार प्रदेश के मुखिया बन गए। योगी आदित्यनाथ उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराधियों पर क्रैकडाउन, इसको अपनी प्राथमिक नीति बना डाली और राज्य में सुशासन की सरकार बनाने की राह पर योगी आदित्यनाथ निकल गए। इसी दौरान प्रयागराज की अतीक अहमद को लेकर विधानसभा में उन्होंने बयान दे डाला, यानी मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसलिए हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यानी प्रयागराज के अतीक अहमद, गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को और भदोही के विजय मिश्रा को योगी आदित्यनाथ सरकार ने निशाने पर लिया। इस दौरान हम विकास दुबे के कांड को कैसे भूल सकते हैं? कैसे इसको अनदेखा किया जा सकता है, जहां पर विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे का एनकाउंटर तक हो जाता है। ये सभी घटनाएं उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों के आतंक की कहानी कह रही हैं और देखते ही देखते बुलडोजर और एनकाउंटर का, जिसको मीडिया में मिशन क्लीन या यूं कहें मिशन लंगड़ा का नाम दिया गया, वो अब उत्तर प्रदेश में आम सा हो गया है। इस दौरान रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर भी लगातार जमकर कार्रवाई हुई। वहीं मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली समाजवादी पार्टी, उनके लिए साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे प्राण घातक साबित हुए। दंगे मुजफ्फरनगर में हुए, लेकिन इसका असर लखनऊ तक देखने को मिला, लखनऊ की सत्ता में बैठी पार्टी तक देखने को मिला। आपको ध्यान होगा कि चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण काफी तेजी से अपने पैर पसारता रहा है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आलम बदलता सा नजर आ रहा है और सीएए और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो नुकसान की भरपाई करने का जो मसौदा योगी सरकार ने, योगी जी ने तैयार किया था, उससे उनके समर्थक वर्ग में उन्हें काफी फायदा भी मिला। इससे योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यह पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। योगी से पहले और योगी से ज्यादा अगर किसी को सख्त एडमिनिस्ट्रेटर किसी को माना जाता था तो वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह तो धरना प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन के ही खिलाफ थे और धरना प्रदर्शनकारियों से वसूली का जो आइडिया योगी सरकार ने सामने रखा था, ये चौधरी चरण सिंह का था। यानी ये माना जाए कि योगी चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर थे, तो शायद इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आइए बात योगी की राजनीतिक पृष्ठभूमि की करते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया,
बल्कि उन्हें अगले कार्यकाल के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री भी चुना गया। इससे पार्टी में उनका कद और बढ़ा और इससे उनका राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में भी उन्हें देखा जाने लगा। 30 मार्च 2024 को उन्होंने मायावती के सबसे ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मुख्य प्रचारक के तौर पर भूमिका भी अदा की और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं आया और समूचा एनडीए प्रदेश की 80 में से 36 सीटों पर ही सिमट गया। हालांकि योगी भी ये बात मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन, इसके पीछे ही उन्हें जिम्मेदार बनाया जा रहा है। लेकिन हर किसी को यह बात मालूम है, सभी ये लोग बात जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जब प्रत्याशियों की सूची बनाई जा रही थी, टिकट का बंटवारा हो रहा था, तब उस वक्त पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि टिकट में पुराने सांसदों को टिकट ना दी जाए, कई सांसदों के टिकट काटे जाए, उनके खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है। लेकिन सरकार में बैठे नेताओं ने उनकी ये बात नहीं मानी और नतीजा सबके सामने है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब दिल्ली तक आ पहुंची है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये कोल्ड वॉर समूची बीजेपी में छिड़ा हुआ है। देवेंद्र प्रताप सिंह हो या अनुप्रिया पटेल हो या फिर संजय निषाद हो। लेकिन सबसे पहले बात संजय निषाद की कर लेते हैं। तो संजय निषाद पूर्वांचल से आते हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ लीड करते हैं। और राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो संजय निषाद अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं और वो लगातार योगी पर हमलावर हो रही है। दूसरे नेता हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। ये वही देवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से बीजेपी के एमएलसी भी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि आपके प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था की हर जगह सराहना होती है, यहां तक कि राष्ट्र के बाहर भी आपके मॉडल की चर्चा होती है। अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज हो गई है? कई कारण एक साथ मिल जाने से 2024 का परिणाम खराब रहा। जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार नौकरशाह है। उनके लिए गए फैसलों से जन आक्रोश भड़क उठा है। नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बन गए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने तो साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के जिम्मेदार योगी सरकार के बिगड़ैल अफसर हैं। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नेता, जिनका नाम इस सूची में पहले आना चाहिए था लेकिन सबसे अंत में रखा है मैंने, इनके पद की बात कर लेती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख डाली और उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाता है। उन्हें योग्य नहीं यानी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर छांट दिया जाता है। लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हर नेता बोलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने वालों की मानो कतार सी लग गई है। लेकिन इन सब के बीच किसी ने आग में अगर घी डालने का काम किया है, थोड़ा सा घी नहीं बल्कि एक लोटा या यूं कहे एक बाल्टी घी डालने का अगर किसी ने काम किया है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य साहब। और कारण भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये साहब मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है और ये अपने नाम के आगे से डिप्टी हटा करके मुख्यमंत्री यानी सीएम बनना चाहते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि आखिर साहब का आलम क्या रहा है। साहब पहले सीएम बनना चाहते थे, सीएम बनने की रेस में थे, लेकिन उनकी जगह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो साहब अब पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया जाए और खुद उस सीट पर
बैठा जाए। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो दिल्ली दरबार की मर्जी के बिना कुछ नहीं बोलते हैं। तो वहीं पार्टी की मीटिंग में उन्होंने यह भी कह दिया कि पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है और संगठन की उपेक्षा के चलते ही हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में हार भी मिली। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो अब खुलकर सामने आ रहा है, आमने सामने हो रहा है। दिल्ली दरबार की जो भी करीबी हैं, वो योगी आदित्यनाथ पर लगातार सियासी तीर चला रही हैं। तो क्या ऐसे में योगी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा? दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर गोरखपुर यानी समूचे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या योगी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ ही समय में उपचुनाव होने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने के करीब में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले या उसके तुरंत बाद यानी देर सवेर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। और उपचुनाव के बाद नहीं हुआ तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद यानी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। यानी एक वक्त पर जब कहा जा रहा था देश की बागडोर चाय वाले के बाद गाय वाला संभालेगा, उस पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में बीजेपी को शिकस्त मिली 2024 के चुनाव में, वो भी किसी से छुपी नहीं। जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात कही जा रही थी कि योगी को अगर बचाना है तो मोदी को हराना है। यानी जिस योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बनाने की बात की जा रही थी कि योगी के उत्तराधिकारी मोदी को उत्तराधिकारी योगी होंगे, उसे रास्ते से हटाने के लिए चाणक्य अमित शाह ने अपने सारे मोहरों को आगे कर दिया है। योगी के राजनीतिक करियर को खतरे में डाल दिया गया है। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि साहब, हमने तो अपने पूरे राजनीतिक करियर में इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं देखी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रही हैं और जेपी नड्डा के साथ वो लगातार मुलाकात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अंदर खाने काफी कुछ चल रहा है और कुछ उत्तर प्रदेश में देर सवेर बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि इतना सब हो रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य ही लगातार कौतूहल क्यों कर रही हैं? यानी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य शपथ लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन जैसे भी होगा सभी की इनसाइड स्टोरी हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सकती है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। और अपने आसपास लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी बिल्कुल ना भूलिए, आपकी समर्थन की हमें बहुत जरूरत है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।